स्थिति होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल। तो अगर इस पे अगर हम लंब डाल के निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, अगर लंब हुआ 90 डिग्री ऐसे निकालते हैं तो वो हमारा होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझ पा रहे होंगे और बहुत जरूरी है समझना। तो आप कैसे लिखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पर, मतलब याद रखिएगा कि एक क्षण चुंबक है और क्षण चुंबक पे आपको अक्षीय स्थिति को निकालना है। तो लिखना है कि क्षण चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले सरल लेखा का कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाता है। देखिए साफ साफ कितना आसान डेफिनेशन में आपको लिखा गया है और आपको समझा भी दे रहे हैं एकदम आसान डेफिनेशन में कि अगर कोई क्षण चुंबक है तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाली कोई भी रेखा पर अगर विभव आप ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, अक्षीय स्थिति कहलाता है। अब अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बी अक्षीय, है ना। बी अक्षीय स्थिति आप क्या निकालेंगे, तो बी अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट बटे में क्या होता है 4 पाई, है ना। म्यू नॉट बटे में 4 पाई होता है इंटू 2m बटे में क्या होता है बच्चे, आर क्यू होता है। तो ये हमारा अक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में तो इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, तो निरक्षीय स्थिति में बच्चे आप क्या लिखेंगे, यहां पे ध्यान रखिए। निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि क्षण चुंबक के केंद्र से, क्षण चुंबक का क्या ये केंद्र है, केंद्र से अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब क्या 90 डिग्री, लंबवत का मतलब क्या 90 डिग्री। तो लंबवत गुजरने वाली रेखा का पर कोई भी बिंदु अगर होगा तो वो हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति होगा। तो यहां पे आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति यह होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पे कोई भी बिंदु पे वो क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। और अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2m बटा में आर क्यू होता है, जो कि अक्षीय स्थिति का प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई भी विभव का मान होता है, व्यंजक होता है। ठीक है, अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो इसके केंद्र से लंबवत, लंबवत का मतलब क्या 90 डिग्री से गुजरने वाला कोई भी बिंदु होगा, उससे गुजरने वाला किसी भी बिंदु पे जो निकलेगा प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, निरक्षीय। यानी निरक्षीय के लिए क्या होता है, बी निरक्षीय अगर निकालना चाहें तो होता है म्यू नॉट बटे में, यहां पे याद रखना है कि 4 पाई इंटू क्या होता है, एम बटे में आर क्यू होता है। तो ये निरक्षीय के लिए व्यंजक होता है, ये अक्षीय के लिए व्यंजक होता है। तो क्या आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन याद हुआ और कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का होता है, तो 35 नंबर ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। क्लियर, क्लियर, याद हो गया ना कि अक्षीय स्थिति क्या होता है, क्षण चुंबक का निरक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति के उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पे कोई भी बिंदु उसका अक्षीय स्थिति होगा, अगर केंद्र से लंबवत गुजरेगा वो क्या होगा, किसी बिंदु पे निरक्षीय स्थिति। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए यस टीचर जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि सी संधारित्र है ना, सी संधारित्र है वाले संधारित्र को विभव भी तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो बाबू विद्युत ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे हाफ CV स्क्वायर होता है गुरुजी। तो यही तो हमारा राइट आंसर हो गया, बस हो तो गया, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो भी गया। बस लिख दीजिए कि यदि यदि यहां पे लिखिएगा ऐसे, हम आपको बता रहे हैं कि यदि धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक अगर हम आवेशित करेंगे तो इसकी विद्युत ऊर्जा U जो होगी प्यारे बच्चों हमारी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं। और बाबू प्लीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भागिए मत, यही सब क्वेश्चन लड़ने वाला है। आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो लड़ेगा, लड़ने की गारंटी है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि कार्यफलन क्या है। कार्यफलन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्यफलन क्या होता है। बाबू सबसे पहले कार्यफलन पढ़ने से पहले आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगर कोई धात्विक पृष्ठ है, इस पे धात्विक पृष्ठ है, अब मान लीजिए कि कोई धातु है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ उदासीन कण होंगे, यही सब होगा। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि इसमें क्या होगा, अगर धातु है तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कहता है कि अगर किसी धातु पृष्ठ पे प्रकाश पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारा धातुक पृष्ठ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश से क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु से निकलने के लिए लगता है, जितना ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इसको निकलने के लिए, मान लीजिए कि जब प्रकाश से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करेगा। क्या करेगा,
इस प्रकाश से निकलने वाले ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अवशोषित करेगा और वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस धातु सतह से बाहर निकल जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। आपको समझ में आया कार्यफलन क्या है? बाबू, जब किसी धातु पृष्ठ पे प्रकाश पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो बाबू, इस इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसको अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो जितना न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वही क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, जिसे फाइन नोट से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या करेगा, जब इसको बाबू मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा, जिसे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और यहां पे हमने इसका डेफिनेशन भी बता दिया कि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा इनको चाहिए, जिससे ये अवशोषित करते बाहर निकल सकते हैं, उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? एक बार बताइए। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहां पे लिखिएगा कि प्यारे बच्चों, कार्यफलन क्या होता है। तो साफ साफ आप लिखिएगा कि कार्यफलन क्या होता है। वर्क फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाहर निकलने में जितना ऊर्जा व्यय होती है, मतलब जितना ऊर्जा को आवश्यकता पड़ती है, जितना ऊर्जा इसको चाहिए, उस धातु का क्या होता है, कार्यफलन कहा जाता है। इसे फाइन नोट से क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, सूचित किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा, उदाहरण के लिए अगर सीजीएम का कार्यफलन की बात करें तो सीजीएम का कार्यफलन कितना होता है, 2 यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि इसकी इकाई जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। तो क्या आपको यह स्पष्ट हुआ? एक बार बताइएगा, क्या यह आपको स्पष्ट हुआ? जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कार्यफलन क्या है। तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। ठीक है, और कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा किस लिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ठीक सतह से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन क्लियर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि फोटोन के गुण लिखे। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा प्रयास यही है, मेरा प्रयत्न यही है कि सभी बच्चों को यहीं पे क्लासरूम में ही याद करा दिया जाए। फोटोन के गुणों को लिखे, यानी फोटोन जो होता है प्यारा बच्चों, फोटोन क्या होता है, तो जो फोटोन होता है प्यारा बच्चों, ये प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। पहला लिख सकते हैं कि जो फोटोन है, फोटोन प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है E इक्वल टू क्या होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, जहां पे एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और जो न्यू होती है हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, यानी फोटोन के आपको गुण लिखने हैं। कई बार आपके एग्जामों में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला लिखिएगा कि फोटोन विद्युत उदासीन होता है। पहली बात की फोटोन होता है ना, ये सबसे ज्यादा कि विद्युत उदासीन होता है, ये प्रकाश के छोटे छोटे बंडले के रूप में चलती है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है, मतलब फोटोन के रूप में होने से गमन करती है। जो विकिरण ऊर्जा होगा फोटोन के रूप में होने से ही क्या करती है, गमन करती है, यानी फोटोन छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। और फोटोन का विवर्तन हो सकता है। और विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई धूल कण आ जाए, छोटा सा वस्तु आ जाता है जिससे प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये क्या कहलाता है, विवर्तन होता है। यानी फोटोन में विवर्तन हो सकता है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है, हमने क्या लिखा कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू होती है, जहां पे एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और जो न्यू होती है हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं सगुफ्ता? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। और देखिए बच्चे सब्जेक्टिव के नाम पे भाग उठते हैं, लेकिन भागना आपको नहीं है। ठीक है, जरूरी है सब्जेक्टिव पढ़ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों को लिखें। कि मॉड्यूलन क्या होता है, मॉड्यूलन क्या होता है, इसको परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों को लिखे। तो मॉड्यूलन क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हमने आपको क्लियर कराया था कि मॉड्यूलन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। लेकिन सबसे पहले हम लोग को मॉड्यूलन के बारे में पढ़ना है कि मॉड्यूलन आखिर होता क्या है ना, मॉड्यूलन आखिर होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो मॉड्यूलन क्या है, संदेश सिग्नल क्या होते हैं, जो संदेश सिग्नल होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो निम्न आवृत्ति के होते हैं, उनकी आवृत्तियां कम होती है। ठीक है, जो संदेश सिग्नल होते हैं निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिन्हें अधिक दूरी तक क्या प्रेषित यानी भेजा नहीं जा सकता है। प्रेषित संभव ही नहीं है, अत्यधिक दूरी तक उसको भेजना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्हें उच्च आवृत्ति की यहाँ पे वाहक तरंगों पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित कराते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। समझ में आया?
समझ में आया हमने क्या कहा कि जो संदेश सिग्नल होते हैं वो निम्न आवृत्ति के होते हैं, तो इसको अधिक दूरी तक हम लोग प्रयास भी नहीं कर सकते, भेज भी नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति की जितने भी तरंगे होती है उस पर इसको अध्यारोपित कराया जाता है, और इसी अध्यारोपण की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मोडुलन कहते हैं। अब हमसे पूछा गया मोडुलन कितने प्रकार के होंगे, तो प्यारे बच्चों मोडुलन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आवृत्ति, आयाम और कला मोडुलन, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या ये 5 क्वेश्चन हमने बताया, यह 5 क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से याद हुआ कि नहीं, एक बार बताइए, याद हो गया? बिल्कुल, एक बार यस बोलिएगा, याद हो जाएगा तो सभी बच्चे। अफजल, चलिए एक बार सभी बच्चे यस बोलिएगा, और ये याद रखिएगा कि पहला होता है आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि डाल्टन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। डाल्टन साहब ने, बाबू सबसे पहले किसने, डाल्टन साहब ने परमाणु मॉडल दिया। अब डाल्टन साहब की गलतियों को किसने ठीक किया, तो रदरफोर्ड साहब आए 1911 में अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लेके, और उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब सभी बच्चे को ये बातें पता होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि डाल्टन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें, तो डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा, तो याद रखिएगा कि डाल्टन का परमाणु मॉडल निम्नलिखित है ना। डाल्टन का परमाणु मॉडल व्याख्या क्या है, निम्नलिखित है, और कौन कौन सी है ये भी हमने आपको बताना है। देखिए पहला लिखेगा कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के छोटे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको ईंट ही एक बनाना हो, तो ईंट बनाने के लिए आपको रेत चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तो इतना चीज मिलके आपका ईंट बनाएगा। यानी परमाणु क्या, छोटे छोटे कण मिलके, याद रखना है, किसी तत्व के छोटे छोटे कण मिलके प्यारे बच्चों जो बनता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं परमाणु को। परमाणु बहुत ही ज्यादा छोटा आकृति का होता है ना, इसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है सबसे पहले कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, ये डाल्टन साहब ने बताया था। अब देखिए कि परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है। सही बात है, परमाणु का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। लेकिन डाल्टन साहब ने परमाणु में नाभिक की खोज नहीं की थी, रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है, इन्होंने यह बताया कि परमाणु का आकार जो होगा ना लगभग गोलाकार होगा, जो कि इन्होंने सही कहा था। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का भी क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे। ठीक है, यह भी सही बात है। अब देखिए परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ये डाल्टन का प्यारे बच्चों परमाणु मॉडल है, यही है डाल्टन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल कहने का मतलब क्या है कि परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने आखिर बताया क्या, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि किसी तत्व के 2 छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा कि परमाणु का आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये 2 हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी ये हमारे जो है इतने सारे 4 जो हमारे हैं, तो ये डाल्टन के परमाणु मॉडल है। तो आप लिख दीजिएगा तो नंबर जरूर मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हुआ, एक बार बताइए, क्या ये स्पष्ट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। अब इनकी गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने तो परमाणु को ये बोला कि जो परमाणु होगा ना, परमाणु का जो मतलब जो परमाणु होगा ना, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ना अधिकांश गोलाकार होता है, इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि परमाणु के केंद्र में परमाणु का नाभिक भी होता है, इन्होंने नहीं बताया था, ये रदरफोर्ड साहब ने बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समविभवी तल क्या है। समविभवी तल क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन यहां पे है कि समविभवी तल क्या है और इसके गुणों को लिखे। यानी समविभवी तल क्या होगा, यानी सम का मतलब समान, यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो, हर बिंदु पे विभव। हमने आपको क्या बताया कि किसी खोखले गोलाकार चालक के केंद्र में कभी भी क्षेत्र, तीव्रता, फ्लक्स अगर आपसे पूछेगा आप बोलिएगा शून्य होता है, कार्य शून्य होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा विभव क्या होता है, तो हर जगह पे समान होता है, समरूप होता है, धनात्मक और समरूप होता है। यही कारण है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव में इतना समझाते हैं, ताकि सब्जेक्टिव जब पढ़ाएं तो आपको एकदम इजी लगे, एकदम इजी से भी इजी लगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा समविभवी तल क्या है, समविभवी तल क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, यहां पे बना लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर एक बिंदु पे क्या हो, विभव की मात्रा क्या हो, समान हो, हर बिंदु पे विभव क्या हो, समान हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समविभवी तल कहते हैं। जिसके हर बिंदु पे क्या होगा, विभव क्या होगा प्यारे बच्चों, समान होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी तल कहेंगे। तो ये आप लोग प्यारे बच्चों क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है,
चले, जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव समान हो और इसके गुण भी आपको लिखने हैं तो ये आप लिख दीजिएगा। इसमें कार्य बराबर 0 होता है और ये क्या होता है, इस पे 90 डिग्री का ये कोण भी बनाता है, तो ये आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए। तो यहां पे लिखिएगा कि समविभव तल क्या है, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, समान होता है, उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। ठीक है, यह इसकी निम्नलिखित विशेषता है। विशेषता क्या है, तो समविभवी तल के किसी दो बिंदु का विभवांतर शून्य होता है ना। समविभवी तल के किसी दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य, यानी हर बिंदु पे विभव क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि निम्नलिखित में अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती, पहले कि ये समविभवी तल क्या होती है, एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे का लंबवत जाती है। ठीक है, और दूसरा है कि समविभवी तल किसी दो बिंदुओं के विभव का क्या होता है, समान होता है। और लिखिएगा कि समविभवी तल पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य यानी W क्या होता है, 0 होता है। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे समविभवी तल क्या 90 डिग्री का यहाँ पे कोण भी बनाता है। ये सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो आप चाहें तो बहुत सारा लिख सकते हैं, तो बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि लिखना क्या क्या है हमको। ठीक है, चलिए गौतम बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ताकि आपको सही रहे। ठीक है, चलिए कि प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को लिखे। यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, ये तो जानना जरूरी है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसका शर्त क्या है। तो आपसे सिर्फ इतना बोला गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण के शर्तों को लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रकाश की व्यतिकरण होती क्या है। कोई बच्चा बताएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण आखिर होता क्या है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1000 बच्चे आए थे और बच्चे कितने 700 बच्चे बचे हैं, तो 300 जो बच्चे की सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही हम पढ़ेंगे तो ये गलत बात है बच्चे। जितना नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है उतना सब्जेक्टिव, और आपको जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आपको पूरा समझ में आ ही रहा होगा। ताहिद निट्रजा मिल जाएगा, नूर। चले, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हैं तो अध्यारोपित के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है ये बात कि उसे ही हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो आवृत्ति मतलब दो समान आवृत्ति की दो तरंगे जब एक ही दिशा में समान कला में जब अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित का मतलब मिलना, तो जब मिलती है तो उसमें क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। सर सब्जेक्टिव याद नहीं होता, कैसे याद नहीं होगा बाबू, कैसे याद नहीं होगा सगुप्ता, बिल्कुल एकदम। तो इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो दो समान आवृत्ति समान कला की दो तरंगे जब एक ही दिशा में समान दिशा में जब क्या होती है, गमन करती है, तो गमन के पश्चात जब वो अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो जो प्रकीर्णित होता है ना, जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। और प्रकाश के व्यतिकरण से घटनाएं क्या क्या होती है, तो साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, है ना। तो ये सब क्या होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से होता है। और इसकी शर्तें आपको लिखनी है, तो साफ साफ लिखिएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त है। क्या क्या शर्त है, तो प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकाश तरंगों को एगो इधर चल गया एगो इधर, तो यह अध्यारोपित होगा, मिलेगा, और जब तक अध्यारोपित नहीं होगा, मिलेगा नहीं, तब तक प्रकाश व्यतिकरण मतलब प्रकाश का व्यतिकरण संभव ही नहीं है। तो समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए और ये क्या होना चाहिए, समान दिशा में ही क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, अध्यारोपित होना चाहिए। ठीक है, और जिस बिंदु पे अध्यारोपित होता है वहीं पे क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यतिकरण की घटना होती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना क्या चाहिए। ठीक है, प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, हमने आपको बताया है ना। प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर हो वो नियत होना चाहिए, और जहां पे वो मिलेंगी वहीं पे क्या हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया। जब समान आवृत्ति और समान कला समान तरंग दैर्ध्य के दो तरंगे जब आपस में एक ही दिशा में चलती है, तो जब आपस में अध्यारोपित होती है, आपस में जब मिलती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। जैसे साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, पतली तेल की झिल्ली का रंगीन दिखाई देना, ये सब प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से ही संभव हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंस के नियम को लिखे तथा समझावें। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। चला, क्या आप इसको पढ़ना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जबरदस्त क्या है,
क्वेश्चन ही है जबरदस्त, और जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको अंत में तो बाबू कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फल तो मिलेगा ही 100%। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान में रखिएगा कि लेंज के नियम को लिखे तथा समझावे। तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है, पहले आप डेफिनेशन समझिए कि लेंज का नियम कहता है, तो लिखिएगा लेंज के नियम के अनुसार विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई हो। क्या? जिससे वो उत्पन्न हुई हो। यानी याद रखना है कि अगर हम एक कुंडली लेते हैं बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर हम दो कुंडली लेते हैं, अगर कुंडली ये क्या है बाबू, हमारा कुंडली है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कुंडली है, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे एक कुंडली बनाएंगे, क्या करेंगे, यहां पे हम कुंडली बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक और कुंडली बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब कुंडली हम बना लिए तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि लेंज का नियम कहता क्या है, हम आपको बता देते हैं कि लेंज का नियम क्या कहता है। आपको पूरा का पूरा बच्चे समझ में आ जाएगा कि लेंज का नियम आखिर है क्या। ठीक है, लेंज का नियम आखिर है क्या। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, क्या, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो क्या हुई हो, उत्पन्न हुई हो। जिससे वो उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। यानी लेंज का नियम कहता है, यहां पे मान लीजिए कि क्या है, इसका साउथ पोल है और इसका क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, हमारा कुंडली है। तो अगर हम किसी कुंडली, ये क्या है बच्चे, कुंडली है, तो कुंडली के निकट में अगर हम एन ध्रुव को लाते हैं ना, तो ये जो कुंडली है ना, कुंडली की जो दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। जिससे ये क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से कार्य करने लगता है कि ये प्यारे बच्चों एन प्रकार से कार्य कर रहा है। यानी जब हम किसी कुंडली के नजदीक, सुनिएगा, जब हम किसी कुंडली के नजदीक चुंबक का एन ध्रुव लाते हैं तो ये कुंडली क्या करता है, घड़ी की विपरीत दिशा की तरह कार्य करने लगता है, यानी एन की तरह कार्य करने लगता है, जिससे इसमें विद्युत धारा तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन प्लस एन, यहाँ पे एन एन यानी समान ध्रुव होने के कारण क्या करने लगता है, ये प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित करने लगता है। समझे, यहाँ पे क्या करने लगता है, प्रतिकर्षित। यानी इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी जिससे यह उत्पन्न हुई हो उसी का विरोध करती है। यानी जब हम किसी कुंडली के निकट हम एन ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये एन होने के कारण क्या करती है, इसका विरोध भी करने लगती है कि नहीं, तुम सजातीय आवेश हो और तुम क्या करो, तुम हटो, यानी इसका विरोध करने लगती है। तो जब ये प्रतिकर्षित करता है तो यहां पे क्या, एन ध्रुव जब इससे दूर हटता है, ये कुंडली है, क्या हुआ, जब एन ध्रुव इससे प्रतिकर्षित करने लगता है तो फिर ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, चलने लगता है, जिससे ये इस की तरह कार्य करने लगता है, इसको जाने भी नहीं देता है, इसको आने भी नहीं देता है और इसको जाने भी। फिर यहाँ पे एन ध्रुव, यहाँ पे एस ध्रुव क्या, फिर इसको चिपकाने लगता है, और जैसे ही नजदीक जाता है फिर एन की तरह कुंडली कार्य करने लगता है। यानी इससे हमको यह स्पष्ट हुआ कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ है, अब इसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू लेंज का नियम कहेंगे। क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि 2016, 19 का और 2023 का क्वेश्चन है, क्या ये आपको नहीं समझ में आया? आ गया ना प्रिया शर्मा, प्रियंका कुमारी, आ गया ना बच्चे, आ गया ना आपको समझ कि ये क्या कह रहा है? ये कहता है बाबू कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। यानी जिसने खिला पिला के बड़ा किया, जिसने खिला पिला के तुमको इतना कामयाब बनाया, अब क्या करो, उसी के पिछवाड़े पे लात मार दें। तो ये इस प्रकार से होता है। और जैसे लात मार दी है ना, तो फिर उसके बिना आपको रहा भी नहीं जा रहा है, फिर उसको आप पास भी बुला रहे हैं, पास बुला रहे तो फिर लतिया भी रहे हैं। तो यही कारण है बाबू, यही है लेंज का नियम कि जिसको खिला पिला के आप बड़ा किए, जिसको अपना माने, वही क्या कर दिया, आपको लात मार दिया। तो जब लात मार दिया तो अब जाने लगे, तो अब जाने भी नहीं दे रहे, अरे बाप रे, अगर बिनु काम बनी हमारा ना बनी, तो एक लेके लगे आओ, फिर लगे आओ, तले धैले हुमचा लात मार के। यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि जिस कारण से उत्पन्न हुआ, यह जब एन ध्रुव लाया गया तो इस कारण से इसमें प्रेरित विद्युत धारा आई, लेकिन क्या किया, अब इसी का विरोध करने लगा कि यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, चलो तुम भागो। और जब ये भाग रहा है कि नहीं, तब तुम भगा रहे हो तो हम जा रहे हैं, तो फिर जाने भी नहीं दे रहा है, तो इसी को बोलेंगे लेंज का नियम। ठीक है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना अच्छे समझा रहे हैं कि क्लास में ही याद हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे को होगा। ये देखिए कि डोपिंग क्या है, डोपिंग की प्रक्रिया क्या होती है, डोपिंग जो कि पूछा जाता है कि डोपिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है, तो शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध मतलब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं।
है ना। किसी शुद्ध अर्धचालक में, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं, तो इसमें अशुद्धि की मिलाने की क्रिया ही डोपिंग कहलाती है। सिंपल सा याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा शुद्ध अर्धचालक को अशुद्धि बनाने के लिए, अशुद्ध बनाने के लिए, है ना, मतलब अशुद्ध बनाने की क्रिया है डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है जिसके कारण अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पे अशुद्धि मिलाए गए अशुद्धि से क्या अपद्रव, इनमें किसी को डोपिंग कहा जाता है। दो बार लिख दिया गया, मतलब इतना दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना रखिएगा कि किसी शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया जिससे क्या हो जाए, उस शुद्ध अर्धचालक अशुद्धि में बदल जाए, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि एंड गेट का सत्यता सारणी एवं बुलिया व्यंजक लिखे। और इस टाइप का क्वेश्चन ये आता ही है, या तो आपको एंड दे देगा, और दे देगा, नेंड दे देगा, नॉर दे देगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस टाइप के दे देगा और बोलेगा कि सत्यता सारणी आप लिखे और ये क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मूल और बेसिक गेट क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि मूल और बेसिक गेट क्या होता है। मूल, अगर मूल और बेसिक गेट की बात करें, क्या होता है प्यारे बच्चों, एंड होता है, और होता है, और क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, तो यहां पे एंड की बात करें तो एंड में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। और की बात करें तो और के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। और नॉट के लिए बात करें तो ए इक्वल टू क्या होता है, वार बाई वाई होता है।